आज हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इल्तुतमिश की गणना पूर्व मध्यकालीन महान शासकों में की जाती है। उसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसका पिता इलम खां मध्य एशिया के इलबारी कबीले का मुखिया था। क्योंकि इल्तुतमिश बहुत सुंदर एवं गुणी था, इसलिए उसका पिता उसे बहुत प्यार करता था। इस कारण उसके अपने भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उन्होंने धोखे से इल्तुतमिश को गुलामों के एक व्यापारी जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। उस व्यापारी ने इल्तुतमिश को पहले सुल्तान मोहम्मद गौरी को बेचना चाहा, परंतु मुँह मांगी धनराशि न मिलने के कारण जमालुद्दीन उसे दिल्ली ले आया। यहाँ उसने इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों बेच दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश की योग्यता एवं साहस से बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभावित भी हुआ, अतः उसे शीघ्र ही सरजनदार अर्थात शाही अंगरक्षकों का प्रमुख तथा अमीर शाही शिकार का वरिष्ठतम अधिकारी जैसे उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने खोखरों के विरुद्ध युद्ध किया तो इल्तुतमिश ने अपने असाधारण शौर्य तथा साहस से गौरी को काफ़ी प्रभावित किया। गौरी ने इल्तुतमिश की बहुत प्रशंसा की तथा उसी समय ऐबक से कहकर इसे दासत्व से मुक्त करवा दिया। बाद में ऐबक ने अपनी एक बेटी की शादी भी इल्तुतमिश के साथ कर दी। शीघ्र ही उसको बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा आराम शाह राज सिंहासन पर बैठा। क्योंकि वह बहुत अयोग्य तथा निकम्मा सुल्तान सिद्ध हुआ, इसलिए दिल्ली के प्रमुख सरदारों ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद ग्रहण करने का संदेश भेजा। दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश तथा आराम शाह की सेनाओं में हुए घमासान युद्ध में आराम शाह पराजित हो गया। उसको गिरफ्तार करके उसका कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश, जिसने अपना जीवन एक दास के तौर पर आरंभ किया था, अपने भरसक परिश्रम तथा योग्यता के कारण 1211 ईस्वी में सुल्तान के पद पर पहुंच गया। उसने 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी घोषित किया। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश कौन था और प्रारंभ से लेकर सुल्तान बनने तक उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और उसे कौन कौन से पद मिले थे और वो तरक्की करता गया और लास्ट में 1211 ईस्वी में वो सुल्तान के पद पर आसीन हो गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बन गया था तो उसके समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। 1211 ईस्वी में चाहे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु उसके समक्ष पहाड़ जैसी समस्याएं थी। वास्तव में दिल्ली का ताज कांटों से भरा हुआ था। इन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1 है असंगठित राज्य। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की थी। युद्धों में व्यस्त होने के कारण वह अभी अपने राज्य को संगठित नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अतः राज्य को संगठित करने की जो प्रक्रिया उसने आरंभ की थी उसे गहरा धक्का लगा। दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न होने की कगार पर था। राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई थी। इस पर तुरंत नियंत्रण करना इल्तुतमिश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी समस्या है कुतुबी तथा मुअज्जिज सरदारों का विरोध। इल्तुतमिश के समक्ष दूसरी बड़ी समस्या कुतुबी तथा मुअज्जिज सरदारों की थी। ये सरदार अपने आप को इल्तुतमिश से अधिक शक्तिशाली तथा गुणवान समझते थे। उनका कहना है कि प्रथम इल्तुतमिश एक गुलाम था तथा दूसरा उनके राज्य सत्ता का अपहरण किया है, अतः वे किसी भी हालत में इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इल्तुतमिश को इन विरोधी सरदारों से भी सफलतापूर्वक निपटना था। तीसरी समस्या है ताजुद्दीन यल्दौज का विरोध। ताजुद्दीन यल्दौज मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख सेनानायक था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर भी था। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के पश्चात उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था, अतः वह अपने आप को गौरी के साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। इस संबंध में उसने भारत में गौरी के राज्य पर अपना दावा पेश किया।
तथा इल्तुतमिश को उसके अधीन शासन करने का संदेश भेजा। क्योंकि इल्तुतमिश उसकी छत्रछाया में रहकर शासन करने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों में टक्कर होनी अनिवार्य थी। निस्संदेह यह इल्तुतमिश के लिए एक बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन कुबाचा का विरोध। नासिरुद्दीन कुबाचा मोहम्मद कौरी का एक वरिष्ठ सेनापति था। वह मुल्तान, सिंध तथा उच्च का सूबेदार था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई भी था। ऐबक की मृत्यु की खबर पाते ही उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा लाहौर, भटिंडा, कोहराम तथा सरसरूती पर अधिकार कर दिया। दिल्ली पर भी उसकी दृष्टि थी, अतः वह भी इल्तुतमिश का एक प्रबल प्रतिद्वंदी था। अगला है अली मर्दान खां का विद्रोह। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बंगाल के खलजी सरदारों में सत्ता के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलजी सरदारों की बगावत को कुचलने तथा अली मर्दान खां को वहां का शासक नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। अली मर्दान खां ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया था। परंतु ऐबक की मृत्यु का समाचार पाते ही उसने बंगाल में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया तथा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इल्तुतमिश के लिए उसे सबक सिखाना अनिवार्य था, अन्यथा राज्य के अन्य सरदार उसका अनुसरण कर सकते थे। अगला है राजपूत शासकों का विरोध। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनेक राजपूत शासकों को पराजित कर उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु जैसे ही उन्हें ऐबक की मृत्यु का समाचार मिला तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए रणथंभौर, जालौर, कालिंजर तथा ग्वालियर के राजपूतों ने मुस्लिम अधिकारियों को वहां से मार भगाया तथा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये राजपूत शासक अन्य राजपूत शासकों से मिलकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करने लगे, अतः वे इल्तुतमिश के लिए किसी समय भी एक घोर संकट उत्पन्न कर सकते थे। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करना इल्तुतमिश के सामने एक अन्य बड़ी समस्या थी। उस समय मंगोल अपने नेता चंगेज़ खां के नेतृत्व में मध्य एशिया में उत्पात मचा रहे थे। उन्होंने अनेक शक्तिशाली राज्यों को धराशायी कर दिया था। भारत पर भी मंगोलों के आक्रमणों का भय लगातार बना हुआ था। दूसरा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश में उस समय खोखर नाम की एक बहुत ही युद्धप्रिय जाति रहती थी। वह तुर्क आक्रमणकारियों के घोर शत्रु थे। उन्होंने मोहम्मद कौरी का वध करने में सफलता प्राप्त की थी, अतः इल्तुतमिश के लिए इन दोनों भयंकर शत्रुओं से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। अगला है अन्य समस्याएं, जो लास्ट है। उपलिखित गंभीर समस्याओं के अतिरिक्त इल्तुतमिश की समक्ष कुछ अन्य समस्याएं भी थी। पहली है, इल्तुतमिश का संबंध किसी राजवंश से नहीं था। दूसरा, वह एक गुलाम था। इस्लामी कानून के अनुसार कोई गुलाम सुल्तान नहीं बन सकता था। तीसरा, लाहौर के तुर्क सरदार इल्तुतमिश को अपना सुल्तान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। चौथा, राज्य की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। सुल्तान का किसी को भय नहीं रह गया था, उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। इल्तुतमिश के लिए इन समस्याओं पर नियंत्रण पाना नितांत आवश्यक था। संक्षेप में, दिल्ली का सिंहासन इल्तुतमिश के लिए कोई फूलों की सेज नहीं था।